क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बातें तो आपको बता दी गई थी, बस एक लाइन लिखना है और उसका सारा चीज़ फिगर पर समझना है। आप देखे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करेगा तो उसमें दो ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ता था जो एक्सियल ऑर्बिटल होता था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसी को हम ना ईजी कहते थे। तो ईजी का एनर्जी बढ़ जाएगा, T2G का एनर्जी घट जाएगा जब लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे व्हेन ligands approach the central metal atom, when ligands approach the central metal atom, then axial d orbital like dx square y square, dx square y square and dz square experience more energetic and orbital of T2G and orbital of T2G experience less energetic। हम T2G कह दिए, इसका क्या मतलब आप समझे आप? dxy dyz और dzx and orbital of T2G experience less energetic and d orbital splitted into two sets T2G and EG as follow। देखिए इधर, कल ये बात हम समझाए भी थे। मान लीजिए ये एनर्जी, थोड़ा जल्दी लिखिएगा आप, ये एनर्जी का कोऑर्डिनेट है और मान लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 5 ये ऑर्बिटल है। लिगेंड जब सेंट्रल मेटल को अप्रोच किया तो शुरू में ये अपना ऑर्बिटल ये जो है ये अपना एनर्जी मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है। तो ये शुरू में बढ़ता गया, थोड़ा देर मैनेज किया, लेकिन कुछ देर के बाद ये स्प्लिट कर जाता है दो सेट में। पहला सेट ऊपर कौन भागा, EG या T2G? EG। दो का ही एनर्जी बढ़ा है, एक्सियल में तो दुगुना होता है। तो यहाँ पर T2G नीचे गया और EG ऊपर गया। अब ध्यान देना इधर, ये दोनों जब टूटेगा, स्प्लिट करेगा और इसकी एनर्जी बढ़ेगी और इसकी एनर्जी घटेगी। और आपको हम बोले थे कि एवरेज एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो आप ज़रा बताइए कि ये जो एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा O से, और डेल्टा O को हम लोग कहते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G। और यह अलग अलग लिगेंड के केस में अलग अलग आएगा, क्योंकि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वह ज़्यादा टाइटली बॉन्ड बनाता है और वीक फील्ड लिगेंड उतना ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये जब स्प्लिट करेगा तो इसका जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, यह ज़्यादा होगा और वीक फील्ड के केस में यह गैप कम होगा। तो डेल्टा O क्या है? डेल्टा का मतलब यहाँ पर डिफरेंस इन एनर्जी से है और O का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से है। तो डेल्टा O क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G। और आप एक बात और याद कीजिए, ये इस तरीके से स्प्लिट करता है ताकि एवरेज एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। तो यदि ये डिफरेंस डेल्टा O है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी होता है ये टोटल डेल्टा O का 3/5 होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी होता है यह टोटल डेल्टा O का 2/5
5 होता है। और इस प्रकार एवरेज एनर्जी कांस्टेंट एवरेज एनर्जी कांस्टेंट रह जाती है, एवरेज एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उतारेंगे इसको और हम यहाँ लिख देते हैं डेल्टा ओ क्या है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG। अभी आप देख रहे हैं कि 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे गया है, मतलब EG ऊपर T2G नीचे गया है। यही बात जब आप टेट्राहेड्रल में चेक करोगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सियल नहीं रहता है ऑर्बिटल, वहाँ पर सब इक्वेटोरियल या फिर बिटवीन द एक्सिस वाला रहता है, प्लेनर रहता है। तो वहाँ पर 3 गो ऊपर और 2 गो नीचे चला आता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसका। वहाँ पर जो डिफरेंस आता है एनर्जी में उसको हम डेल्टा T से सूचित करते हैं, यहाँ पर इसको हम डेल्टा O से सूचित कर रहे हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पिछला क्लास में ये सब बात बहुत डिटेल में समझाया गया था। आज बस एग्जाम्पल फिगर पर दिखाना था कि वो कैसे होता है। डेल्टा ओ जो है वह एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG है, और यहीं पर एक नया टर्म का यूज करता है और वो है टर्म डेल्टा P। डेल्टा P एक अलग से बात सीख लीजिए, यह एक अलग टॉपिक ही है डेल्टा P। यह है एनर्जी required to paired up the unpaired electron। आप दोनों बात लिखिएगा, डेल्टा O भी और डेल्टा P भी। डेल्टा O आप समझ चुके हैं, डेल्टा P हम आपको समझाते हैं कि डेल्टा P क्या है। आप याद कीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता था और वीक फील्ड लिगेंड के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होता था। आप एक सिंपल सा बात सोचिए और समझिए बात को कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पर पेयर्ड हो रहा है तो क्या इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी या नहीं, या ये अपने आप हो जाएगा? बिना एनर्जी के तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर हम दूसरे ऑर्बिटल में डाल दें। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा P। देखो लिखा हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर्ड अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करने के लिए जरूरी ऊर्जा, जरूरी एनर्जी ही क्या है? डेल्टा P। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? सुनिएगा आप ध्यान से। डेल्टा O और डेल्टा P के बीच कुछ संबंध है, उस संबंध को आप समझिए, ध्यान दीजिएगा इधर। ये डेल्टा O ज़्यादा कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब ना ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब ना वह सेंट्रल एटम के ज़्यादा क्लोज जाएगा, और जितना ज़्यादा क्लोज जाएगा रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा और उसका स्प्लिटिंग उतना ही तगड़ा होगा, और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में एक ही कम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि लिगेंड को हम चेंज करते रहें तो डेल्टा O का मान चेंज करता रहेगा। ये डेल्टा O का मान यदि डेल्टा P से ज़्यादा है, सुनिएगा ध्यान से, इस डेल्टा O का मान यदि डेल्टा P से ज़्यादा है तभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, अन्यथा ये पेयरिंग नहीं होगा। अब फिर से सुनिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिए, फील कीजिए आप इसको। हमने कहा कि यदि डेल्टा O ज़्यादा हो किससे? डेल्टा P से, मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा का एनर्जी गैप यदि बन रहा है तभी पेयरिंग पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो आप ही ज़रा सोचिए कि ये ज़्यादा गैप कब बनेगा? जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करता है। यदि डेल्टा P से ये मान कम पड़ जाए, यानी ये डिफरेंस कम हो जाए डेल्टा P से,
मतलब जितना एनर्जी चाहिए उससे कम का ही डिफरेंस हो पाया। इसका मतलब लिगेंड के पास उतना एनर्जी नहीं है कि वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर सके। आप जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हैं उसमें याद है आपको CO का सबसे ज़्यादा होता है, एक सबसे ज़्यादा होता है फील्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड देखो ना वहाँ स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए ना सबसे ज़्यादा CO का है दिया हुआ। एक्चुअल में CO के केस में ये जो डिफरेंस है ना वो सबसे ज़्यादा आता है। वो ऑर्डर मिला कहाँ से? वो ऑर्डर ऐसे ही मिला कि किसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा वह सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड है, जिसका उससे कम उसका उससे कम फील्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर हम एक बात नोट करके ज़रूर लिखेंगे। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इफ़ डेल्टा O is greater than delta P, then unpaired electron of central metal atom becomes paired, and if delta O is smaller than delta P, in case of weak field ligand, unpaired electron is not paired up। क्लियर है ये चीज़? लिखिए इसको, ये पूरा हो चुका है, एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे इफ़, यहाँ से देख के, इफ़ डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा P, देन unpaired electron becomes paired, and if delta O is smaller than delta P, then pairing of electron is not possible। देखो इधर, वीक फील्ड के केस में ये डिफरेंस बेहद कम होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग के बाद इसका डिफरेंस इतना कम होता है कि हम इसको और इसको, इस दोनों के एनर्जी को ऑलमोस्ट बराबर मान लेते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हम ऐसा नहीं मान सकते, चूँकि वो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा, एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अब जो बात हम बोल रहे हैं इसका एप्लीकेशन है आगे, आप हेडिंग डालिए, स्टार लगाइए, लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in d orbitals, distribution of electron in d orbitals in case of octahedral complex, distribution of electron in d orbitals in octahedral complex, in case of octahedral complex। लिख लिए, हेडिंग पूरा है। इधर देखिए, अब हम इसको, हम अभी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। तो d ऑर्बिटल में जब सजाएंगे तो d के अंतर्गत ही ना T2g और Eg आता है। तो हम d ऑर्बिटल का चर्चा अब नहीं करेंगे, हम चर्चा हमेशा करेंगे T2g का और Eg का, क्योंकि वही तो d ऑर्बिटल का पार्ट है। तो दो केस में हम इसका चर्चा करेंगे, एक केस होगा वीक फील्ड का और एक केस होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड का। तो लिखेंगे केस 1, फॉर WFL, फॉर WFL ये है T2g और ये है Eg। मान लीजिए सेंट्रल एटम के पास D1 कन्फिग्रेशन है, बताइए कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? T2g में। कैसे? T2g में क्यों जाएगा?
क्योंकि ये डी का ऑर्बिटल है और D1 का मतलब या तो T2g या फिर Eg में जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले जाता है कम एनर्जी वाले में और बाद में जाता है अधिक एनर्जी वाले में, तो T2g में गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि D1 कन्फिग्रेशन रहेगा तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? T2g से। T2g में एक इलेक्ट्रॉन गया। यदि D2 रहता तब कहाँ जाता? T2g में ही जाता, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा। D3 रहता तब, देखो D3 है तो कन्फिग्रेशन चल रहा है ना जी, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना D में। D3 रहता तब T2g में, D4 रहता तब Eg में, और सॉरी ऐसा लिखने पर तो ये महसूस हो गया T2g में चला गया। अब चेंज करना पड़ेगा सीक्वेंस और यहाँ पर क्या लिखेंगे? Eg। तो चौथा चला गया यहाँ, पाँचवा भी आ जाएगा यहीं पर ना, यानी D5 रहेगा तब वो। अब बताइए D6 रहेगा तब। इतना होने के बाद अब फिर इलेक्ट्रॉन भागेगा कहाँ? T2g में और पेयरिंग स्टार्ट करेगा। तो ये छठा, सातवां, आठवां, 7, 8, नवां और 10वां। नवां 10वां कहाँ भागा? Eg में। तो 9th और 10th। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को सजाना आप सीखे WFL के केस में। अब हम देखते हैं केस 2 फॉर SFL। SFL के केस में भी जब यही काम हम करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस दोनों के एनर्जी में बहुत बड़ा गैप होता है और गैप होने के बाद T2g और Eg में पहले इलेक्ट्रॉन तो कम एनर्जी किसका होता है? T2g का। और ज़्यादा एनर्जी किसका होता है? Eg का। तो अब बताइए, तो D1 रहेगा तो कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा? T2g में। दूसरा इलेक्ट्रॉन T2g में, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2g में, चौथा इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब यही बात पकड़ना है। इस केस में एनर्जी का गैप इतना ज़्यादा होता है कि पहले वह कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पूरा भर लेगा और तभी जाके वह अगले ऑर्बिटल के रेंज में जाएगा। यही बात इस पूरे थ्योरी में, बस यही बातें हैं एगो जो VVT को गलत साबित करता है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, डी में जो 5 ऑर्बिटल होता था तो हम लोग कहते थे क्या कि ये सारा का सारा डिजेनरेट ऑर्बिटल है या इक्वल एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। तो जब भी आप भरोगे इलेक्ट्रॉन तो पहले एक एक करके भर लोगे, फिर बाद में पेयरिंग करोगे। लेकिन अब आप ये काम नहीं कर सकते हैं, खास करके स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जब इसका स्प्लिटिंग हुआ तो ये 2 सेट में टूटा और 2 सेट में टूटने के बाद एक की एनर्जी बहुत कम हो गई और दूसरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई। हॉर्न्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हम लोग 11th में पढ़े हैं, जिसमें पहले बताया गया है कि कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरता है और अधिक एनर्जी वाला ऑर्बिटल बाद में भरता है। यदि आप नहीं पढ़े तो मैं कह रहा हूँ ना, कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरता है और अधिक एनर्जी वाला ऑर्बिटल बाद में भरता है। तो कम एनर्जी वाला कौन है? T2g। और अधिक एनर्जी वाला कौन है? Eg। तो पहले ये पूरा का पूरा भर लेगा तब जाके कहाँ भागेगा? Eg में। यानी इस बार आपको 1, 2, 3 करने के बाद 4 उसमें नहीं जा सकते। 4, 5, 6, यानी 4, 5, 6। और Eg में जब आप जाएंगे तो 7, 8, 9, 10, यानी 7, 8, 9, 10 होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब आप यहाँ पर ऐसा किए तो यहाँ पर ऐसा काहे किए? आपके दिमाग में आएगा ना कि सर यहाँ भी तो T2g की एनर्जी कम थी और Eg की एनर्जी ज़्यादा थी। तो हमने आपको कहा था ना कि वीक फील्ड के केस में जब स्प्लिटिंग चलता है तो दोनों के एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है और ये वह इतना कम होता है कि वहाँ पर ये जो बात जो नीचे के लिए वैलिड हो गया था वह बात वहाँ पर वैलिड नहीं हो पाता है। उसको हम लोग ऑलमोस्ट बराबर एनर्जी का मानते हैं और वह भी ऑलमोस्ट बराबर एनर्जी का मानता है, इसीलिए पहले एक एक करके सब में भर गया और बाद में फिर पेयरिंग करते हुए चलाया। इसका मतलब जैसे नॉर्मल डी में बिना स्प्लिटिंग के जैसे भरता है उसी प्रकार स्प्लिटिंग के बाद भी भरता है इन केस ऑफ WFL। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में वैसे नहीं भरता है जैसे आप डी में इलेक्ट्रॉन को भर दिया करते थे। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, पहले इसको उतारो, इसका जब डिटेल फिगर देखोगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी उतारिए क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है। दो दिन और लगेगा आज के बाद। अब आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा इस टॉपिक का।
आज कितना 17 है ना, 18 19 19 को ये 19 को ये ख़त्म हो जाएगा। 20 से आपका स्टार्ट हो जाए, 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री। 4 घंटा 5 घंटा रोज़ पढ़ेंगे, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। डीपी से पहले सरफेस समाप्त। जिस दिन आप लोगों का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसी दिन 11th वाले को छुट्टी दे देंगे। नहीं समझा? तो समझ रहा है, सब बात समझ रहा है। 11th वाले को काहे छुट्टी देंगे? सो बढ़ते चले जाएगा का मतलब 11 12 करना चाहते हो? जो हुआ वो तो लिख ही दिया, अब इसमें नया बात क्या है? आप एक काम कीजिए, बैठ जाइए। आप अब बैठ जाइए, हम आगे कुछ काम करते हैं। इस पर थोड़ा कम समझ में आया होगा, हम एक डिटेल स्ट्रक्चर भी बनाने वाले हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। अरे उतार लिया क्या सब? देखो इधर, अब जो बात हम देख रहे हैं उसको हम एक टेबल पर समझते हैं। डी में पूरा का पूरा हम बना के दिखाएंगे ना तो तुमको थोड़ा स्पष्ट दिखेगा। ऐसे हो सकता है तुमको थोड़ी सी परेशानी हो रही हो। हम यहाँ पर लिखते हैं कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन में वही हम करेंगे, कभी D1 कभी D2 कभी D3 कभी D4। चूँकि स्प्लिटिंग तो D का ही हुआ है तो हमको D का ही कन्फिग्रेशन समझना है, बाद बाकी तो कन्फिग्रेशन में कोई अंतर होता नहीं है। यहाँ लिखते हैं WFL का केस। WFL का जब केस होगा, और इधर हम लोग लिखते हैं SFL का केस, तो इस दोनों जगह दो बातें होंगी। SFL के केस में WFL और यहाँ क्या लिखा हुआ है? SFL। सुनिए, इस बार T2G का एनर्जी और EG का एनर्जी ऑलमोस्ट समान है, और इस केस में T2G का एनर्जी बहुत कम हो जाता है किससे? EG से। तो मान लीजिए कि कन्फिग्रेशन आया D1 आया तो T2G में कितना ऑर्बिटल बनेगा? बोलो 3, और EG में 2। तो यहाँ भी तो वही बात होगी ना, यहाँ भी 3 और यहाँ 2। यदि सेंट्रल मेटल एटम का कन्फिग्रेशन D1 है और लिगेंड कैसा है? WFL, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? T2G में। और यदि SFL रहता तब कहाँ जाता? तो भी T2G में ही जाता। मतलब इस बार WFL में और SFL में कोई अंतर कन्फिग्रेशन में नहीं आएगा। मतलब जो रिजल्ट WFL देगा वही रिजल्ट SFL देगा, और इतना ही नहीं, जो रिजल्ट VVT देगा इस केस में वही रिजल्ट CFT भी देगा। देखिएगा गड़बड़ी कहाँ से स्टार्ट होता है। यदि कन्फिग्रेशन D2 हो तब यहाँ एक बार फिर से 3 बनाएंगे और यहाँ पर 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ भी यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड का भी केस रहता तो यहाँ भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आता। D3 रहता तब 3 किस में जाएगा? T2G में। ये पूरा का पूरा भी खाली है। अभी आप थोड़ा ढंग से देखिएगा, बाद में हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ भी 3। अभी तक आप देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वही रिजल्ट वहाँ से आएगा। मतलब सेंट्रल एटम के अंदर यदि लास्ट कन्फिग्रेशन D3 आता है और वीक फील्ड रहे या स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे, वहाँ पर कुछ अंतर आने वाला नहीं है। अब D4 देखिए, D4 देखेंगे तो T2G और अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? EG में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएगा। चौथा कहाँ जाएगा? अंतर यहीं से स्टार्ट हो चुका है। समझ में आया अंतर कैसे स्टार्ट हो गया? यदि तुम CFT नहीं पढ़े होते तो तुम क्या करते? इस इलेक्ट्रॉन को भगा देते आगे। अरे स्प्लिटिंग नहीं होता तो जो ये 3 2 5 छोड़ा, ये डायरेक्टे ना 5 रहता, तब तुम क्या 3 को करने के बाद क्या वापस लौट पाता? अकॉर्डिंग टू हुंड्स और पॉली तो तुम आगे ना बढ़ जाते। तो स्प्लिटिंग की वजह से ही हम ऐसा कर पाए। अब देखिए यहाँ से रिजल्ट में अंतर आना स्टार्ट है। मतलब यदि D4 कन्फिग्रेशन हो और लिगेंड कैसा हो? SFL, इस जगह पर VVT गलत हो जाएगा। VVT बताएगा कि यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि CFT कहता है यहाँ पर केवल
2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बताइए अंतर आया कि नहीं? मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर कलर जो होता है वो वेरी कर जाएगा। रियल में कुछ और होगा, प्रैक्टिकल थ्योरी में कुछ और आएगा। इसी प्रकार यदि D5 कन्फिग्रेशन पर जाएंगे तब ये पहले एक एक करके भरता जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा 5, लेकिन यहाँ पर अभी तक ईजी में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। यदि D6 कन्फिग्रेशन हो तब D6 में पहले एक एक करके भरेगा, और अब ये चूंकि आगे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब ये क्या करेगा? पेयर करेगा, और ये पूरा का पूरा पेयर्ड हो जाएगा। समझा कैसे? सो अब जब ये पूरा का पूरा पेयर्ड हो गया तो अब जगह यदि नहीं है तो अब जाएगा इलेक्ट्रॉन ईजी में। आप देखिए SFL के केस में 7वां इलेक्ट्रॉन ईजी में गया है कि नहीं, अभी जो शॉर्टकट में लिखे थे। D7 में क्या होगा? D7 में बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले भरेगा, फिर D7 ऐसा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, और इस केस में देखो ये पहले पूरा का पूरा भर देगा 6 गो, और अब जाएगा यहाँ। अब इसमें तो केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्थिति में यदि नॉर्मल कन्फिग्रेशन पर हम चलते तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आता, जबकि CFT पर चल रहे हैं तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। रिजल्ट में सीधा परिवर्तन तुमको दिख रहा है कि वहाँ पर हम कहेंगे कि अच्छा सोचिए ज़रा कि यदि D6 कन्फिग्रेशन आता तो D6 कन्फिग्रेशन पर CFT के अनुसार वह डायमैग्नेटिक होता, बिकॉज यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन वही बात VVT पर जब हम जाते हैं तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलने लगता है, और रूट 24 BM इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, और पूरा का पूरा थ्योरी ही वहाँ गलत हो जाता है, चूँकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाया कि अंदर D का स्प्लिटिंग चल रहा है, और स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, जिसके कारण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गिनती में गड़बड़ी हो जाती है VVT से, जिसको सही करता है कौन? CFT। और उम्मीद करते हैं अगला जो D8 होगा, D9 होगा और D10 होगा उसको आप कर सकते हैं, खुद से कीजिए। हम तुमको शुरू में बोले थे कि थ्योरी ये थोड़ा एबनॉर्मल है, ध्यान यदि नहीं दोगे तो बाद में ये परेशान करेगा। और आप पूरा पढ़ लिए, अब आप महसूस कीजिए कि थ्योरी कतई आसान नहीं था समझना। थोड़ा सा इधर देख लो तो, 1 मिनट बस देखिए तो। हमको बताइए तो इसका D10 का कन्फिग्रेशन। D10 में ये भी टोटल का टोटल पेयर्ड हो जाएगा और वो भी पेयर्ड हो जाएगा। तुम हमको सिर्फ ये बता दो कि अंतर कब कब हुआ। हम आपको बताते हैं अंतर कहाँ कहाँ हुआ। D1 D2 D3 सेम रह गया, अंतर आया D4 में, D5 में, D6 में, D7 में, D8 में। D9 में कोई परिवर्तन नहीं है, D10 में कोई। तुम थोड़ा नज़र खोल के देख लो, तुम देख लिया बढ़िया से। इसका ये मतलब हुआ कि गड़बड़ी बस जब गड़बड़ी सिर्फ तब होगा जब D4 D5 D6 D7 और D8 रहेगा। D8 में सेम है क्या? 1 2 3 4, हाँ जी, D8 भी नहीं। गड़बड़ी मात्र 4 जगह होती है, D4 D5 D6 और D7 में। उसमें भी गड़बड़ी सिर्फ तब होगा जब लिगेंड SFL हो। WFL में तो जो कन्फिग्रेशन वहाँ था वही कन्फिग्रेशन यहाँ है। अब बताइए, हम आपको बोले थे ना कि 90% केस में VVT सही हो जाता है और 10% केस में गलत हो जाता है। एक्चुअल में यही वह 10% केस है जिसमें सेंट्रल एटम का कन्फिग्रेशन या तो लास्ट में D5 दे देता है,
D4 दे देता है या D5 दे देता है या D6 दे देता है, D7 दे देता है। उसमें भी यदि इस कन्फिग्रेशन के साथ WFL आ जाए तो VVT गलत वहाँ पर नहीं होता है। इस कन्फिग्रेशन के साथ यदि SFL आ जाए तब ये कन्फिग्रेशन गलत हो जाता है और तब रिजल्ट मिसमैच कर जाता है। अब समझ में आया कि इसको कैसे हम लोग निकाल लेंगे। तो अब जब भी किसी कन्फिग्रेशन को निकालेंगे आप, तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि कन्फिग्रेशन कहीं ऐसा तो नहीं है और इस कन्फिग्रेशन पर कहीं लिगेंड SFL तो नहीं है, तब आपको इससे चलना पड़ेगा। ये थ्योरी ऑक्टाहेड्रल का समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा टेट्राहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल समझ चुके हैं तो टेट्राहेड्रल को तो आप ऐसे ही समझ लेंगे, उसमें सिर्फ बोलने की ज़रूरत। एक काम करो, सुनो, ये भरने वाला काम घर पर नहीं करेगा क्या? भर लिया? भर लिया हो तो ठीक है, नहीं भरा है तो लिखो अगला, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। भरने वाला काम घर पर वीडियो देख के। चलिए आगे बढ़िए। अरे हम मिटा दिए इसको, कहाँ देख रहा है तुम? हेडिंग डालो। यदि उतार नहीं पाए हो तो घर पर वीडियो पर जाके उतार लेना, और वीडियो पर उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप समझे नहीं हैं अभी तक। आप एक ट्रेंड पकड़ लीजिए कि ऐसे हमको चलना है, और इसका शॉर्टकट ट्रिक तो बता ही दिया गया है, T1 T2 करके नहीं बताया गया अभी। तो अगला काम आप घर पर कीजिए। लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, splitting of d orbitals in tetrahedral complex, splitting of d orbitals in tetrahedral complex। ठीक है, मान लीजिए एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ma4 है। लेट Ma4 इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यदि ये टेट्राहेड्रल है ना, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। हम एक क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब के बीचों बीच तुम रख दो मेटल एटम को, और मेटल एटम को रखने के बाद एक ए को आप यहाँ पर रख दीजिए, एक ए को आप यहाँ रख दो, एक ए को यहाँ और एक ए को यहाँ, और इस सब से आप इसको मिला दो। इस प्रकार जो शेप बनेगा वह किस तरह का शेप बनेगा? टेट्राहेड्रल। और इस पर यदि हम एक्सिस डालेंगे ना, तो एक्सिस के एलोंग एक भी लिगेंड नहीं आएगा, सब आएगा बिटवीन द एक्सिस। और जब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आएगा तो यह सिर्फ डी के उस ऑर्बिटल को ज़्यादा इनर्जेटिक कर देगा जो एलोंग द जो बिटवीन द एक्सिस होता है। और बिटवीन द एक्सिस होता है DXY, DYZ और DZX। इस बार इस 3 गो का एनर्जी चढ़ जाएगा और 2 गो का एनर्जी घट जाएगा। मतलब इस बार T2G का एनर्जी ज़्यादा और EG का एनर्जी कम हो जाएगा। बात समझे? तो लिखिए, फिगर मत बनाइए, डायरेक्ट लिखिए नीचे मेरे देखिए, लिखेंगे when ligand approach, नीचे एरो दीजिए और लिखिए when ligand approach the central metal atom, when ligand approach the central metal atom in case of tetrahedral complex, in case of tetrahedral complex, then energy of T2G, then energy of T2G, then energy of T2G increases and energy of EG decreases, and energy of EG decreases। यहाँ भी आपको वो डायग्राम बना देना है, बनाइए जल्दी से। ये 5 ऑर्बिटल है, कुछ दूर तक 5 ही मेंटेन करेगा, और कुछ दूर के बाद जब स्प्लिटिंग होगा तो ऊपर जाएगा 3 और नीचे आएगा 2।
और इस बार जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कहलाता है डेल्टा टी। वहाँ पर क्या कहलाया था? वहाँ पर कहलाया था डेल्टा ओ, यहाँ पर कहलाएगा ये डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EJ। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EJ। यहाँ भी वो डेल्टा पी का कंसेप्ट आता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट यहाँ भी आता है। अच्छा, यहाँ जो ये पिछला टेबल लिखा था ना, इसमें ब्रैकेट में लिख देना कि डेल्टा ओ इस केस में कम होता है किससे? डेल्टा पी से, चूँकि वीक फील्ड का केस है पेयरिंग नहीं होगा। और इस केस में लिख देना डेल्टा ओ जो है यह बड़ा होता है डेल्टा पी से, ये पेयरिंग हो। पिछला जो टेबल लिखे हैं आप, ये थोड़ा फ्रेश फिगर आप बनाइएगा। इसलिए फ्रेश फिगर बनाना आपके लिए ज़रूरी है, चूँकि आप हमारे पास जगह नहीं है, हम थोड़ा कम कर दें, चूँकि हमको इसी पर कुछ बात समझाना है। लिखना शुरू करें क्या? आगे लिखेंगे इफ डेल्टा टी इज ग्रेटर देन, वो जैसे अभी यहाँ पर लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, डेल्टा ओ और डेल्टा पी के बीच बात कुछ लिखे थे, अभी लिखेंगे डेल्टा टी और डेल्टा पी के बीच। लिखेंगे इफ डेल्टा पी इज ग्रेटर, सॉरी, डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, इफ डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, then pairing of electron is possible, and if delta t is less than delta p, and if delta t is less than delta p, then pairing of electron is not possible, and if delta t is smaller than delta p, then pairing of electron is not possible. स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in d orbital, distribution of electron in d orbital in case of tetrahedral complex. Distribution of electron in d orbital in case of tetrahedral complex। लिख लिए? अब आप ही बताइए, इसको भी हम WFL के केस में और SFL के केस में पढ़ेंगे ना। बताइए तो D1 कन्फिग्रेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? EG में या T2G में? EG में। EG का एनर्जी कम और T2G का ज़्यादा होता है, हालांकि ज़्यादा कम होता है, लेकिन वीक फील्ड के केस में ऑलमोस्ट ये बराबर होता है। तो पहले जाएगा EG में 1 2, फिर जाएगा T2G में 3 4 5 तक, फिर जाएगा EG में 6 7, और फिर जाएगा T2G में 8 9 10। और जब यही केस 2 देखोगे आप फॉर SFL, तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा EG में। EG में 2 डब्बा होता है ना जी, 1 भरा 2 भरा, और पहले इसी को फुल फील्ड कर देगा, पेयर्ड कर देगा। तो ये हो जाएगा 3 4, और बाद में चला जाएगा T2G में, जो बचेगा 5 6 7 तक अनपेयर्ड, और 8 9 10 से वो क्या करने लगेगा? पेयर्ड। अब आपको नहीं लगता है कि ये टेबल आप खुद बनाने में सक्षम है? इसके लिए बस एक अंतर आप कर देना। अंतर क्या है सो बता देते हैं। इस डेल्टा ओ के जगह लिख देना डेल्टा टी। समझ गया बात? एक और अंतर होगा, और वह अंतर क्या है? इस बार EG बनेगा पहले और T2G बनेगा बाद में।
तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 3 डब्बा इसमें सब में पहले बनाए हुए हैं, सब में 3 डब्बा बाद में और 2 डब्बा पहले बनेगा। यहाँ भी सेम बात होगा ना, यहाँ भी आपको EG बनाना है पहले और T2G बनाना है बाद में। तो ये 3 डब्बा बाद में और 2 डब्बा पहले। D1 कन्फिग्रेशन रहेगा, D1 कन्फिग्रेशन रहेगा, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन बताओ तो? इसमें। D2 रहेगा तो इसमें, बताओ D3 रहेगा तब एक एक इसमें जाके फिर इसमें, अरे यही ना बाद में रहेगा। D4 रहेगा तो 1 2 3 4, D5 रहेगा तो 1 2 3 4 5, D6 रहेगा तो 1 2 3 4 5 6, D7। समझ में आ गई बात? और इसके इस केस में क्या करेंगे आप बताइए तो? D1 के केस में यहाँ, D2 के केस में यहाँ, D3 के केस में बताइए, इसी को आपको पेयर्ड करना है। D4 के केस में, D4 के केस में ये फुल फिल्ड होगा। और देखिए D4 में ऐसा लगता है कि 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, और इस केस में पता चल रहा है कि चारों का चारों पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक। क्या आपसे ये उम्मीद किया जा सकता है कि घर पर आप इस टेबल को पूरा कर लेंगे? यदि आप टेबल को पूरा कर लेंगे तो ये थ्योरी समाप्त हुआ। कल से स्टार्ट होगा इसका आइसोमेरिज्म, और पूरा करके लाइएगा। कल हम आप सबका कॉपी चेक करेंगे। अब पूरा नहीं रहेगा, बुखार छोड़ाएंगे, कल हम स्टार्ट कर देंगे नवरात्रा कल से। वैसे तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, पिटाई कल लगेगा, मुर्गा बना के छोड़ देंगे। और तो कोई अंतर नहीं होगा ना जी इसमें? चेंज कर लेना, पलट लेना सबको, जो जो कहें। अब आदमी यदि हो तो बात समझ गया होगा, नहीं आदमी हो तो वीडियो देखना, वीडियो में देख देख के पता करना कि हम क्या किए हैं। आइए कल।